में अपन बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ये नोट्स जो है मेरे मेनली फोकस्ड है फॉर नीट पीजी, एफएमजी एंड यूपीएससी सीएमएस। ओके, तो सबसे पहले आता है जो शुगर्स है। माल्टोज है, माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सुक्रोज है, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लैक्टोज है, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसमें एल है, एल से एल याद हो जाएगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज विद गैलेक्टोज है। इसमें लैक्टोज में गैलेक्टोज है। माल्टोज तो बेसिक शुगर है, ग्लूकोज ग्लूकोज और बचा हुआ सुक्रोज वाला हो जाएगा। नेक्स्ट ग्लूट 1 एंड 3 कहाँ पर होते हैं? ये प्लेजेंटा, किडनी, ब्रेन, जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा अपन को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है वहाँ पर होता है प्लेजेंटा, किडनी, ब्रेन, आरबीसी, ट्यूमर सेल। अब 1 और 3 सब जगह पर 1 मेजरली, अगर आरबीसी का पूछ रहे तो आरबीसी में जो ग्लूट 1 है वो मेजरली होता है, ठीक है। ग्लूट 2 बीटा सेल पैनक्रियाज में और लीवर में होता है। ग्लूट 4 स्केलेटन एंड कार्डिक और एडिपोस टिश्यू, स्केलेटन और कार्डिक मसल में होता है। ये जो है ये इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होता है। तो इसका जब भी आप है ना ग्राफ देखोगे ना, जो ग्राफ बोल रहे हैं इसको या फिर अपन जो इसका कर्व होता है, तो ये अपन को सबका इन सबका सेम कर्व आएगा। 1, 3, ग्लूट 1, ग्लूट 3, ग्लूट 2, 5 और 7, ठीक है। ये सब इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इंसुलिन की कंसनट्रेशन कितनी भी हो, ये अपने एक उससे सेम एक जो वो होती है ना स्पीड, उससे, सॉरी उल्टा बना दिया, ये सब सेम स्पीड से अपने एब्जॉर्ब होगा इनसे जो ग्लूकोज। जबकि अगर मैं बात करूँ ग्लूट 4 की, तो उसमें आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिले, जितना इंसुलिन होगा उतनी ज़्यादा इनमें ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है वो एनएडीपीएस डिहाइड्रोजनेज है, फिर उसके बाद सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, फिर साइटोरिडक्टेज, साइटोऑक्सीडेज और F0 F1 पार्टिकल। कॉम्प्लेक्स 1 में फिनोबार्बिटोन, रोटिनोन और पियरसिडिन ए। कॉम्प्लेक्स 2 के इनिबिटर है मेलोनेट, कार्बोक्सिन एंड टीटीएफ है। कॉम्प्लेक्स 3 में बाल है और एंटीमाइसिन है। कॉम्प्लेक्स 4 के इनिबिटर है कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड एंड H2S। कॉम्प्लेक्स 5 के इनिबिटर है, इधर है ओलिगोमाइसिन। ध्यान रखना ओलिगोमाइसिन के ओ से आपको ध्यान रखना है कि ये F0 पार्टिकल को ब्लॉक को इनिबिट करता है। अट्रैक्टाइलोसाइड जो है इसके ए से आपको ध्यान क्या रखना है, ये एडीपी को एडीपी में, ठीक है, ये एडीपी जो है उसको एटीपी में कन्वर्ट होने से रोकता है। और वेंट्रोसिटी में फिर ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसके जो इरिवर्सिबल स्टेप्स जो है ना वो है ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज के थे, फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है और फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज है। इरिवर्सिबल स्टेप्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस अगर पूछ ले अपन से, रूल आउट वाला ऑप्शन में पूछेगा कि इनमें से कौन सा रिवर्सिबल है, तो 3 इरिवर्सिबल वाले याद कर लेंगे अपन, वही ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज हो गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है, और फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज हो गया। नेट एटीपी जो एरोबिकली ग्लाइकोलाइसिस में बनती है वो 7 होती है और एनएरोबिकली 2 होती है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के कोएंजाइम B1, B2, B3, B5 और लाइपोइक एसिड। लाइपोइक एसिड को आर्सिनाइट, ध्यान रखना आर्सिनेट नहीं है, आर्सिनाइट है, आर्सिनेट इसको इनहिबिट करता है। इसमें आपको याद करने की एक ट्रिक है, डी फैट नर्ड प्रो। नॉर्मल आपको याद हो रहा है, वेरी गुड। बाकी अगर ट्रिक देखना चाहते हो तो डी TPP हो गया, फैट से FAD हो गया, नर्ड से NAD+ हो गया और प्रो से कोएंजाइम ए हो गया। फिर अनकपलर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अपने पास है, केमिकल वाला है जो 2,4-DNP, डायनाइट्रोक्रिसोल, HCCP और हाई डोज एस्पिरिन, ये केमिकल अनकपलर है, ठीक है। जो बच्चों में थर्मोजेनेसिस वाला सिस्टम होता है ना ब्राउन फैट का, वो वाले की बात कर रहे हैं। तो केमिकल अनकपलर ये हो गया। फिजियोलॉजिकली जो बेबीज़ में होता है थर्मोजेनिन होता है, थायरोक्सिन होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। अब देखो फैट स्टेट, जैसे मैंने खाना खाया तो सारी जितनी भी बॉडी की सेल्स है, सिस्टम्स हैं, वो सब ग्लूकोज यूज़ करेगी, बट हार्ट का फेवरेट जो फूड होता है वो होता है फैटी एसिड। फास्टिंग स्टेट में 12 to 18 आवर की फास्टिंग, रात को खाना खाया है, सो गए, अब सुबह उठ के खाएंगे, सीधे 10-11 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, तो उस टाइम में आपको अगर बहुत लेट टाइम हो गया ना, मतलब 12 to 18 आवर की अगर फास्टिंग हो गई है, तो ऑलमोस्ट ऑल दी सिस्टम्स यूज़ फैटी एसिड। बट जो
आरबीसी है, आरबीसी तो कुछ भी हो जाए, हमेशा आरबीसी ग्लूकोज ही यूज़ करेगी। बट यहाँ पर ब्रेन फैटी एसिड से ब्रेन जो है वो ग्लूकोज यूज़ कर रहा है, ठीक है। हार्ट फैटी एसिड से कहाँ क्या यूज़ करने लग जाएगा, ग्लूकोज। देखो चलो इसको मैं वापस सही से बताता हूँ थोड़ा इजीली। एक चीज़ ध्यान रखना कि आरबीसी है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, फैट स्टेट हो, फास्टिंग हो या स्टार्विंग हो, आरबीसी हमेशा ग्लूकोज यूज़ करेगा। ओके, तो आरबीसी की तो बात खत्म। अब देखो नॉर्मली हार्ट का फेवरेट फूड फैटी एसिड है, बट जब है ना फास्टिंग हो जाएगा तो वो फैटी एसिड सॉरी फास्टिंग स्टेट होगा ना, तो वो फैटी एसिड को यूज़ कर रहा है। ओके, ब्रेन जो है, ठीक है, अब जब फास्टिंग स्टेट है तो ब्रेन अभी इतना जल्दी फैटी एसिड को यूज़ नहीं करेगा, ब्रेन अभी ग्लूकोज को यूज़ कर रहा है। अब देखो स्टारवेशन फेज में ना, जो मसल्स है, मसल्स में कीटोन बॉडीज़, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड को यूज़ करा जा रहा है। ब्रेन और हार्ट है वहाँ पे कीटोन बॉडीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लिवर अमाइनो एसिड्स को यूज़ कर रहा है, और आरबीसी जो है वो अभी भी ग्लूकोज को यूज़ कर रही है। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। आरबीसी तो कांस्टेंट है, हमेशा ग्लूकोज है। ब्रेन जो है, ठीक है, वो फर्स्ट में भी ग्लूकोज यूज़ कर रहा था, अभी भी ग्लूकोज यूज़ कर रहा था, बट बाकी जो जैसे मसल हो गया, लिवर हो गया, वो फैटी एसिड और अमाइनो एसिड पे शिफ्ट हो जाता है फास्टिंग में। स्टारवेशन में लिवर अमाइनो एसिड में है, ये कीटोन बॉडीज़ हो गया, ब्रेन हार्ट भी कीटोन बॉडीज़ पर हो गया, आरबीसी ग्लूकोज पे है। कीटोन बॉडीज़ लीवर में बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, बट लीवर खुद उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, बिकॉज लीवर लेक एंजाइम कॉल्ड एज थायोफोरेस। दाल लेक मिथ्योनिन, ऐसे याद करो, दाना मेथी एक आती है ना चीज़, तो दाना मेथी, दाल लेक मिथ्योनिन, और राइस लाओ, ठीक है, राइस लेक लाइसिन। अब देखो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, सबसे पहले टाइप 1 ए जो होती है वो है वॉन गिर के। टाइप 1 ए से पहले मैं ना एक टाइप 0 बता देता हूँ। टाइप 0 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में क्या होगा, बंदे को एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगी, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा, इससे तो आप वैसे ही इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या होगा कि लीवर बायोप्सी में ना ग्लाइकोजन ही नहीं है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, बट लीवर बायोप्सी में ग्लाइकोजन ही नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेसिस डिफेक्ट है ना टाइप 0 में। टाइप 0 में ग्लाइकोजन सिंथेसिस डिफेक्ट है, अब ग्लाइकोजन बनेगा ही नहीं, तो वो एक्यूमुलेट कैसे होगा, ठीक है। तो लीवर बायोप्सी में नो ग्लाइकोजन। फिर टाइप 1 ए में आते हैं वापस अपन वॉन गिर के में, इसके अंदर आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी है। अब ध्यान क्या रखना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी है, इसमें बंदे का प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन होगा, चबी चीक होगा, थिन एक्सट्रीमिटीज होगा, ब्लड यूरिक एसिड इसमें रेज्ड होता है, रोथरा टेस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है, कीटोन बॉडीज इसमें पॉजिटिव है, इससे रोथरा टेस्ट पॉजिटिव हो गया, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड बढ़ा हुआ है। अगर ये चीज़ लिखी आ रही है ना, ब्लड यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको सीधे इसमें वॉन गिर के लगाना है, ठीक है, प्रोटीन एडमिन ये सब चीज़, ठीक है। और नॉर्मली अगर आप कोई काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन देते हो तो वॉन गिर के रेस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक। टाइप 3 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर जो कोरीज डिजीज़ है, कोरीज में डी ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंसी की, यहाँ पर लिमिट डेस्ट्राइन जो है लीवर में एक्यूमुलेट हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, रोथा टेस्ट पॉजिटिव है, डायग्नोस्टिक नहीं है, आप तो लिमिट डिस्टेंस से पता लगा लोगे। टाइप 4 जो है वो एंडरसन डिजीज, इसमें डी ब्रांचिंग, वो सॉरी इसमें ब्रांचिंग ए बी, इसमें ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी है। तो ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो आप ऐसे मानो कि ग्लाइकोजन ब्रांचिंग नहीं बन पा रही, वो डायरेक्ट एक्यूमुलेट हो रहा है। डायरेक्ट एक्यूमुलेट होगा तो लीवर में ज़्यादा स्पेस लेगा, वहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन, लीवर डैमेज होगा ड्यू टू डिसअक्यूमुलेशन, सिरोसिस होगा और लीवर फेलियर हो जाएगा, जिस वजह से डेथ हो जाती है बंदे की। यहाँ पर आपको अमाइलोपेक्टिन का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हर्स डिजीज़, टाइप 6 जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, ठीक है, वो है हर्स डिजीज़। हर्स डिजीज़ में हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का डिफेक्ट है, यहाँ पर माइल्ड फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, और ये रेस्पॉन्ड करता है काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स अगर अपन देते हैं तो ये वाला हाइपोग्लाइसीमिया रेस्पॉन्ड करेगा। अगर हर्स डिजीज़ पूछेगा तो डायरेक्ट एंजाइम पूछेगा या फिर ये लाइन पूछेगा, इट रेस्पॉन्ड टू काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। फिर पॉम्पिस डिजीज़ है, कार्डियोमेगली, फ्लॉपी इन्फेंट कार्डियोमेगली होगा, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर होगा, एक ही है कार्डियक इशू वाला इसमें, ठीक है। एसिड माल्टेज डेफिशिएंसी है या अल्फा 1 ग्लूकोइडेज डेफिशिएंसी कहते हैं। अब टाइप 5 और टाइप 7, टाइप 5 में मैकार्डल डिजीज, इसमें आपको मायोग्लोबिन यूरिया मिलेगा। इसमें आपको एक्चुअली देखो, इसमें देखना यह है कि रेब्डोमाइलिसिस की ओनली फीचर है ना, तो मैकार्डल है, मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी है, इसमें रेब्डोमाइलिसिस के फीचर मिलेंगे आपको सारे के सारे। इसमें पर्सन कैन डू एनएरोबिक कैन डू एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे स्विमिंग वगैरह कर सकता है, बट कांट डू एनएरोबिक एक्सरसाइज लाइक वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं कर सकता वो ज़्यादा टाइम के लिए।
टॉरिस डिजीज़ में आपको मायोग्लोबिन यूरिया तो मिलेगा, उसके साथ साथ हीमोलाइसिस के भी सिम्टम्स देगा। तो अगर हीमोलाइसिस और मायोग्लोबिन यूरिया दोनों है ना, तो टॉरिस डिजीज़ लगाना है आपको टाइप 7, मसल एंड इरिथ्रोसाइट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी। और अगर सिर्फ रेब्डोमाइलिसिस की बात कर रहा है तो मैकार्डल हो गया। ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव जो था, ठीक है, इसमें कि भाई कॉम्पिटिटिव में आपको इन कॉम्पिटिशन वी हैव टू रन मोर किलोमीटर्स, तो किलो KM बढ़ जाएगा, Vmax कांस्टेंट रहेगा। और इसका थोड़ा अपन रिवर्स करें तो नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax कम हो जाएगा और KM कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। कंजेनाइटल लैक्टिक एसिडोसिस, ये जो एक्स्ट्रा मैंने ऐसे लिख रखे ना छोटे छोटे, ये सब PYQs है, तो मैंने बाद में ऐड करें, इसमें प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं है वो। ठीक है। कंजेनाइटल लैक्टिक एसिडोसिस किस वजह से होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी की वजह से कंजेनाइटल लैक्टिक एसिडोसिस होता है। क्लासिक गैलेक्टोसीमिया, पहले तो एक इसका टेस्ट है म्यूसिक टेस्ट। क्लासिक गैलेक्टोसीमिया का टेस्ट है म्यूसिक टेस्ट। इसमें गैलपुट जो अपन बोलते थे ना, देखो गैलपुट जो बोलते थे उसकी फुल फॉर्म यही तो है, गैलेक्टोस फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है। तो इसमें गैलपुट की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या है? अब लैक्टोज प्रॉपर्ली बंदा लैक्टोज इंटॉलरेंट है क्लासिक गैलेक्टोसीमिया में, तो लैक्टोज फ्री डाइट दो उसको। और नॉन क्लासिक गैलेक्टोसीमिया में गैलेक्टोकाइनेस की डेफिशिएंसी है, इसमें गैलपुट की डेफिशिएंसी है। फिर असेंशन, देखो इसके दो वेरिएंट है। जैसे गैलेक्टोसीमिया के दो वेरिएंट है, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस जो है एसेंशियल फ्रक्टोज यूरिया होता है, उसमें फ्रक्टोकाइनेस डिफेक्ट है। हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस जो है उसमें एंडोलेस वी का डिफेक्ट है। इसमें बंदा जो बच्चा होगा, मान लो उसको अपने फ्रॉम 1 मंथ से ही फ्रूट्स और ये सब चीज़ देना शुरू कर दिया बेबी को 1 मंथ ऐसे, तो भी इसके फीचर आ जाएंगे। बट यूजुअली 6 मंथ बाद जब ना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बंद करते हैं तब इसके फीचर आते हैं। यहाँ पे फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट एक्यूमुलेट होगा, एल्डोलेस वी का डिफेक्ट है। स्पेसिफिक टेस्ट जो है ना उसका नाम आपको याद रखना है इसमें, वो है रैपिड परफेराइल सेल्मनॉफ टेस्ट। जैसे उसमें आपने लैक्टोज फ्री डाइट दी थी, इसमें आप फ्रक्टोज फ्री डाइट दे दो। असेंशियल पेंटोजूरिया ये होता है ड्यू टू द डिफेक्ट इन दी xylitol डिहाइड्रोजिनेज या ज़ाइलुलोज रिडक्टेज। ओके। बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव होगा जो कीटोन बॉडीज़ वाला है, एंड बैलेंस टेस्ट इसमें पॉजिटिव है। नेक्स्ट HMP शंट। अरे HMP शंट को अपन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। ये HMP शंट में अपन राइबोस बना देते हैं। ठीक है। राइबोस देता है ये पाथवे अपन को, ये भी एक PYQ क्वेश्चन है। अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज जो है इसका, वो रिवर्सिबल ट्रांसकीटोलेज और ट्रांसएंडोलेज दो बना के देगा अपन को प्रोडक्ट। ऑक्सीडेटिव जो है वो इरिवर्सिबल होता है। अब ऑक्सीडेटिव जो इसका है ना, वो मेन अपने काम का होता है कि भाई इरिवर्सिबल इस टाइप है ऑक्सीडेटिव इसका। बट ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से फ्री रेडिकल इंजरी से बचाता है, प्रिवेंट RBC लाइसिस, लेंस को ट्रांसपेरेंसी देता है, मेथिनोग्लोबिनिमिया का फॉर्मेशन रोकता है ये, और ये फैटी एसिड और स्टोन का सिंथेसिस करेगा, जनरेट करता है NADPH। ठीक। टूफा पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड में आता है लिनोलिक एसिड। ठीक है। जो सैफ्लावर ऑयल में होता है। मूफा मस्टर्ड ऑयल में होता है, रेपसीड ऑयल में होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में आपको ध्यान रखना है शीतल, तो ओमेगा 3 एसिड में शीतल है। C4 सर्वोनिक एसिड जो DHA है, फिर T4 टीमोडोनिक एसिड है, और L4 अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड। ठीक है। अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड। ओमेगा 6 में अपन को गाल याद रखना है, तो जी से है गामा लिनोलेनिक एसिड। यहाँ पे अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड है, यहाँ पे गामा लिनोलेनिक एसिड। ऐसे देखना, अल्फ़ा के बाद गामा आता है, वैसे 3 के बाद 6 आता है, तो इसमें गामा लिनोलेनिक एसिड हो गया। फिर लिनोलिक एसिड भी आ गया और एरिकिडोनिक एसिड भी आ गया। देखो यूजुअली अब कोई इसको बिना ट्रिक भी याद कर लेता होगा, वेरी गुड, मुझे ट्रिक से ही याद हुआ है। और अगर इसको स्पेसिफाई करना हो ना ट्रिक को, तो देखो जो C है वो 3rd अल्फ़ाबेट है, जो G है वो 6th अल्फ़ाबेट है। ठीक है। तो ओमेगा 3 वाला C से शीतल हो गया, 6 वाला G से गाल हो गया। एक्चुअली ये 7th अल्फ़ाबेट है, बट क्लोज टू 6 है ना, तो चल जाएगा। हाँ देखो MK डेफिशिएंसी,
ये जो है एमके डेफिशिएंसी का सीधे अपने को एक क्वेश्चन देगा कि भाई सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो गया या क्रेडल डेथ हो गया, बच्चे की क्रेडल डेथ हो गई, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया है, और कैरेक्टरिस्टिक इसमें एक चीज़ देगा जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, वो है नो कीटोन बॉडीज़। तो ध्यान रखना है कि कीटोन बॉडीज़ नहीं मिलेगी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम वाले बच्चे में। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया है बट नो कीटोन बॉडीज़ एमके डेफिशिएंसी। जमैकन वॉमिटिंग सिकनेस जो है ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ अनराइप एक्की फ्रूट दैट कंटेंट हाइपोग्लाइसीमिया, ये इनहिबिट कर देगा एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज को। ठीक। फिर है नेक्स्ट रेप्सम डिजीज़। रेप्सम डिजीज़ फाइटोनाइल कोएंजाइम ऑक्सीडेज डिफेक्ट है। इसमें मेन ध्यान क्या रखना है, अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा ऑक्सीडेशन नहीं होता इसमें, तो फाइटोनाइल कोएंजाइम में अल्फ़ा ऑक्सीडेज डिफेक्ट भी बोल सकते हो आप इसको। पेशेंट यूजुअली असिम्टोमेटिक होगा, पर अगर सिम्टोमेटिक होता है ना तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इक्थायोसिस फिश लाइक स्किन जो है फिश लाइक हो जाएगी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एरिथमिया। एरिथमिया तो यूजुअली क्वेश्चन में दिया नहीं है अभी तक उसने। इक्थायोसिस देगा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा देगा, उससे आपका डायग्नोसिस बन जाएगा। अब इसमें क्या करता है, अल्फ़ा बीटा दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है आर आपने कैसे बनाया, आर ऐसे बनाया ना, और अगर मैं अल्फ़ा बनाऊँ तो अल्फ़ा भी ऐसे ही बनता है आर जैसे ही, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो है ना आर से ही आर जैसा ही तो अल्फ़ा बन रहा है, तो इसलिए अल्फ़ा डिफेक्ट होगी वहाँ पे। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है ना पेपर में, तो इसलिए छोटी छोटी मैंने ट्रिक्स बना रखी है ताकि जो सिली मिस्टेक से बच सके, है ना। रेप्सम डिजीज़ एक पैरोक्सिसोमल डिफेक्ट था। एक और पैरोक्सिसोमल डिफेक्ट है, डिसऑर्डर अपन पढ़ लेते हैं, वो है ज़ेल्वेंगर सिंड्रोम या सेरिब्रो हिपेटोरीनल डिजीज़। ज़ेल्वेंगर सिंड्रोम या सेरिब्रो हिपेटोरीनल डिजीज़ जो है ये भी पैरोक्सिसोमल डिफेक्ट है, डिफेक्ट इन पैरोक्सिसोम, टारगेटिंग सीक्वेंस में प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। और नेक्स्ट इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। इसका जो बच्चा होगा इसका नाम देखो पहले तो, क्या नाम है, सेरिब्रो हिपेटोरिनल डिजीज़। ठीक है, सेरिब्रो वाला पार्ट सबसे पहले देखो, इसमें डाउन सिंड्रोम जैसे सिम्टम देगा आपको, प्रॉपर डाउन सिंड्रोम जैसा फीचर देगा, भाई मंगोलियन फेस ब्रश स्पॉट्स, डिक्रीज आई क्यू, हाइपरटिलोरिस, ये सब चीज़ें देगा, और हिपेटिक इन्वॉल्वमेंट और रीनल इन्वॉल्वमेंट भी देगा। डायग्नोसिस इसका क्या है, आप अगर इसकी वो देखते हो हिस्टोपैथोलॉजी, पैरोक्सिसोमल गोस्ट का एक्यूमुलेशन मिलेगा और लॉन्ग चेन फैटी एसिड का एक्यूमुलेशन मिलेगा, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये दोनों पैरोक्सिसोमल डिसऑर्डर्स हो गए। अब आता है स्फिंगोलाइकोडोसिस। स्फिंगोलाइकोडोसिस में GM1 गैंग्लोसाइडोसिस है, GM2 गैंग्लोसाइडोसिस है। GM1 गैंग्लोसाइडोसिस में बीटा गैलेक्टोसाइडेस डिफेक्ट है। अब देखो इसमें सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है, मैं बता दूंगा, सिर्फ एक फेब्रीज आएगा नीचे, वो एक XLR है, बाकी सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब GM1 जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस डिफेक्ट है, इसके अंदर फ्रंटल बोजिंग, डिप्रेस नेजल ब्रिज, लॉन्ग फिल्ट्रम, लोसेट ईयर, एंजियोकेरेटोमा और चेरिडेड स्पॉट ऑन द मैक्यूला मिलेगा। डायग्नोस्टिक फीचर ना आप ये देगा ही देगा, बट एंजियोकेरेटोमा कॉमनली आपको हेल्प कर देगा, ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएगा। एंजियोकेरेटोमा GM1 गैंग्लोसाइडेस में है, चेरिडेड स्पॉट के साथ में। GM2 में, GM2 है 2 मतलब 2, और इसमें 2 डिजीज़ आ जाएगी, टेसेक और सैंडहॉफ। ठीक है, अब ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव और डेवलपमेंटल डिले होगा। अब इसमें क्या होता है कि अपने पास 2 आँखें हैं और 2 कान हैं, है ना, तो इसमें आइज़ और ईयर, ठीक है, हाइपर एक्यूसिस और विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा इसमें आपको। टेसेक में बीटा हेक्सो अमिनिडेज ए डिफेक्ट है, सैंडॉफ में बीटा हेक्सो अमिनिडेज ए और बी का डिफेक्ट है। क्रेबीज डिजीज़, इसमें आपको ध्यान करना है कि मेंटली इल क्रैब है। ठीक है, अब देखो इसमें हेल्प कैसे करी गई थी। मेंटली इल क्रैब में सबसे पहली चीज़ डिफेक्ट देख लेते हैं, गैलेक्टो सेरिब्रोसाइडेस। अब देखो मेंटल इल यानी दिमाग की दिक्कत है, तभी तो मैंने इसमें मेंटल वाला वर्ड डाला था कि भाई सेरिब्रोसाइडेस। एक होता है ग्लूको सेरिब्रोसाइडेस डिफेक्ट जो गाउचर में है। ठीक है, एक है गैलेक्टो सेरिब्रोसाइडेस डिफेक्ट, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। गाउचर एक्चुअली बहुत अच्छे से अपना पढ़ा हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूजन होगा नहीं वैसे। ठीक है, बट जिस ग्लूको सेरिब्रोसाइडेस गाउचर है, गैलेक्टो, ठीक है, गैलेक्टो सेरिब्रोसाइडेस क्रेबी में। अब इधर देखो कि ऑपिस्थोटोनस पोस्चर विद क्लेंस्ड फिस्ट। ठीक है, मेंटली इल क्रैब है, क्रैब के हाथ क्या होते हैं देखेंगे ना आपने, क्रैब के हाथ दोनों ऐसे निकल रहे होते हैं आगे से, तो फिस्ट उसकी क्लेंस्ड है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। क्लेंस्ड फिस्ट के साथ में ऑपिस्थोटोनस पोस्चर है, क्रैबीज डिजीज़।
ग्लोबेड सेल मिलेगी आपको वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में। गाउचर डिजीज बीटा ग्लूकोसेरोसाइटिस डिफेक्ट है, और हिपेटोस्प्लेनोमेगली मिलेगी। इसमें क्या हो रहा है देखो, बेसिकली इसका ध्यान रख लो कि जो प्लेटलेट है, आरबीसी है, वो सब आपकी एक तरीके से एनगल्फ होके डैमेज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, एनीमिया हो गया, ये आपको किसी और में मिलेगा ही नहीं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एनीमिया मिल रहा है, क्रम्पल टिश्यू अपीयरेंस तो चलो वो दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एनीमिया मिल रहा है, गाउचर लगाओ सीधा। एनिंग और बोन इन्वॉल्वमेंट भी होती है इसमें, ठीक। नीमन-पिक डिजीज़, नीमन-पिक में मैन से याद रखोगे आप, है ना। स्पिंगो माइलिनस डिफेक्ट हो गया, ज़ेब्रा बॉडीज़ हो गई, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है फेब्रिज डिजीज़, सेरेमिटिस डिफेक्ट होता है, रिजेंबल करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, फेब्रिज डिजीज़ है। फेब्रिज डिजीज़ में एक्सेल आर मैंने बता दिया था। अब देखो अल्फा गैलेक्टोसाइटिस डिफेक्ट है, इसके अंदर भी एंजियोकेरेटोमा है, एंजियोकेरेटोमा GM1 में आ रहा था और एक फेब्रिज डिजीज़ में आ रहा है। अब खास बात यह है कि इसके अंदर आपको लेंटिकुलर ओपेसिटीज़ मिलेगी और माल्टोस क्रॉस यूरिनरी सेगमेंट्स मिलेंगे, लेंटिकुलर ओपेसिटी और माल्टोस क्रॉस यूरिनरी सेडिमेंट्स मिलेंगे। फिर है नेक्स्ट मेटाक्रोमेटिक ग्लूकोडिस्ट्रोफी, एराइल सल्फेटेस डिफेक्ट है, टाइग्रोड अपीयरेंस मिलेगा MRI में। वुलमन डिजीज एसिड लाइपेज डिफेक्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर स्टोरेज डिफेक्ट है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर स्टोरेज डिजीज़ है। इसमें एड्रिनल ग्लैंड का तो कैल्सिफिकेशन होगा और वाटरी ग्रीन डायरिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें एक छोटा सा चार्ट है कि भाई अगर ऑर्गेनोमेगली मिल रही है ना आपको, तो या तो नीमन-पिक डिजीज़ होगी या गाउचर होगा। अब नीमन-पिक डिजीज़ में तो आपको चेरिड स्पॉट और मेंटल रिटार्डेशन मिल जाती है, गाउचर में आपको ये नहीं मिलता है। ऐसे ध्यान रखना कि गाउचर वाले में आपने पहले ही उसको इतना बोन पेन वगैरह सब दिया तो उसको मेंटल रिटार्डेशन तो मत दो, ठीक है। तो गाउचर में इसलिए मेंटल रिटार्डेशन ये सब चीज़ नहीं होती, नीमन-पिक डिजीज़ में होती है। ऑर्गेनोमेगली बाकी सब में ऑर्गेनोमेगली है नहीं। अब देखो कैसे देखोगे, चेरिड स्पॉट और मेंटल रिटार्डेशन दोनों मिलेगी, तो दोनों में दो से पहले तो अपन ने याद क्या करा था कि GM2 दो से दोनों डिजीज़ होगी, टेसेक और सेंडॉफ। और अब वापस दो अपने वर्ड काम में आएगा, GM2 बाई चेरिड स्पॉट और मेंटल रिटार्डेशन दोनों GM2 में होगी, टेसेक और सेंडॉफ में, ठीक है। अगर सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन मिल रही है तो मैंने क्या बोला था, मेंटली इल क्रैबिज डिजीज़, और चेरिड स्पॉट और मेंटल रिटार्डेशन अगर दोनों एब्सेंट है तो आपको देखना है माल्टेस क्रॉस अपीयरेंस। ऑर्गेनोमेगली नहीं है, माल्टेस क्रॉस अपीयरेंस देगा क्वेश्चन को, तो सीधे फेब्रिज डिजीज़ आपका आंसर चला जाएगा, और नहीं होता तो मल्टीपल ल्यूको और मेटाक्रोमेटिक ल्यूको डिस्ट्रोफी होगी। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, आई नो, बट मेरा टारगेट है कि एक ओनली 1 आवर में कंप्लीट बना के इसमें आ जाए। और मतलब मैं खुद भी इस बार नीट PG और UPSC CMS दोनों एग्ज़ाम देने वाला हूँ, और मैंने इसमें सारे PY को सब चीज़ ऐड करी है। तो एज़ पर मी मिनिमम 70% जो क्वेश्चन होंगे, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना बायोकेम के, तो 70% क्वेश्चन, अराउंड 7 क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस PDF में से आ जाएंगे, इस 11 पेजेस में से आ जाएंगे। ओके, तो इसको जितना जल्दी जितना बार बार देखेंगे उतना, कॉन्सेप्ट वाली कोई चीज़ है नहीं, कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी आप आपके बनाए हुए होंगे और अभी टाइम है भी नहीं बनाने का। अब देखते हैं हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया। इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो है फ्रेंड्रिक्सन क्लासिफिकेशन हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया की। अब टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, इसमें आपको ध्यान देखो, एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ इसमें मैं आपको। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज CHD, तो टाइप 1 काइलो माइक्रोनेमिया, H से हाइपर कोलेस्टेरिमिया, D से डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरिमिया इतनी बार पढ़ चुके हैं सर्जरी में, तो अपन को वैसे ही पता है कि ऑटोसोमल डोमिनेट होता है, बाकी दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव हो गए। अब सीक्वेंस ध्यान रखो, ApoC2 से बड़ा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर 2 है ना, तो 100 बड़ा अमाउंट हो गया 2 से, तो ApoB 100। फिर नेक्स्ट है ApoE, भाई B से बड़ा अल्फ़ाबेट E आ गया, ठीक है, तो ApoE। पहले तो ये सीक्वेंस ध्यान रखो, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, क्योंकि अपन है ना अप से डाउन ही याद करेंगे इसको पूरा, है ना। ऐसे याद करोगे कभी याद नहीं रहेगा। मैंने इसको याद करा है 5 मिनट में याद हो गया था। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ऑटोसोमल डोमिनेंट फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरिया वाला है, ApoC2, 2 के बाद 100, ठीक है, और फिर ApoE। नेक्स्ट ध्यान का रखना है, इसमें C आ रहा है, तो C4
कोलेस्ट्रॉल इसमें नॉर्मल होगा, इसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होगा, तो इसका उल्टा कर दो सेकंड वाले में, इसमें क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, और थर्ड वाले में दोनों बढ़े हुए होंगे। ठीक है, बोथ इंक्रीज। नेक्स्ट यहाँ पर LPL डिफेक्ट है, फिर नेक्स्ट है LDL डिफेक्ट। यहाँ पर ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, एज इट इज़। LPL रिसेप्टर डिफेक्ट है फर्स्ट में, सेकंड में LDL रिसेप्टर डिफेक्ट है। नेक्स्ट है C से अपन ने ध्यान रखा है, एक तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर नॉर्मल था। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर काइलोमाइक्रोन आपको इंक्रीज मिलेंगे मोर देन VLDL। ओके, यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री हो गई, और ओके यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर E2 होमोजाइगोसिटी होती है लास्ट वाले में, कि भाई D के बाद E आता है ना डायरेक्ट, तो E2 होमोजाइगोसिटी होती है। अब जेंथोमा के बेस पे इसका सीधे क्वेश्चन कई बार अपना डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। तो देखो C मैं बोल रहा हूँ, तो C के बाद में एंड में E साउंड आता है ना, E साउंड आ रहा है एंड में, तो इरप्टिव जेंथोमा इसमें हो गए। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया में आपको ध्यान रखना C के साथ में T, CT स्कैन जो होता है, ठीक है, CT टेंडन जेंथोमा। और डिस बीटा लाइकोप्रोटीनियम, इसमें बेटा वर्ड आ रहा है। अब यूजुअली इंडियन जो घर होते हैं उसमें बेटियों को तो कोई कुछ नहीं करता ना, ठीक है, तो बेटे को ही पढ़ते हैं चाटे लादू से, ठीक है, तो चाटा किससे मारते हैं, पाम से, तो पाल्मर जेंथोमा, ठीक है, पाल्मर जेंथोमा डिस बीटा लाइकोप्रोटीनियम हो गया। ओके, सब याद करने की थोड़ी ट्रिक्स है ताकि याद हो जाए। मुझे यूजुअली चीज़ें याद होती नहीं है कन्फ्यूजिंग वाली, तो मैं ट्रिक्स बना देता हूँ कुछ ना कुछ, आपको बिना उसको होता तो वेरी वेल एंड गुड है। अब देखो नेक्स्ट टेंजियन डिजीज़। टेंजियन डिजीज़ में ऑरेंज कलर के टॉन्सिल्स मिलेंगे, ABCA1 डिफेक्ट होता है, ABCA1 डिफेक्ट होता है। टेंजियन डिजीज़ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऑरेंज टॉन्सिल्स मिलेंगे। फिश आई डिजीज़ में पार्शियल एल्केट डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि भाई फिश कौन खाती है, कैट खाती है ना, तो पार्शियल एल्केट डेफिशिएंसी होगी कैट, एल्केट फिश आई, ठीक है। पार्शियल तो फिर देखते देखते याद हो जाएगा, इतना जानो कि कैट की डेफिशिएंसी फिश में हो रही है, ओके, थोड़ा कैट फिश रिलेटेड है ना ऐसे। फिर आता है साइटोस्ट्रोलीमिया, ये टाइप 2 हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसमें डिफेक्ट है ABCG5 और ABCG8। ये INS सेट का क्वेश्चन है वाला, अगर आप छोड़ना चाहो तो नीट ये वाला होंगे ना, नीट के साथ साथ छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। अब देखो बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, ऊपर जो मैंने देखा था वो था डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, ये है बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, इसमें डिफेक्ट है MTTP और MTP में, ठीक है। नो ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड आउट ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो ट्राइग्लिसराइड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बाकी सारे कम हो जाएंगे, क्योंकि यही तो आगे जाके उनमें कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो बाकी सारे बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पिगमेंटरी रेटिनोपैथी होगी, एक्एंथोसाइड्स हो जाएंगे, एक्एंथोसाइड्स देखने को मिलेंगे, पैटिकल रैश होंगे, और दिस लीड्स टू विटामिन ई डेफिशिएंसी, है ना। डायग्नोसिस यही बन जाएगा वैसे तो कि भाई ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, बाकी सब कम है, सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो अब बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया हो गया, डिफेक्ट इन MTTP या MTP। और इसमें भी ये देख लो कि भाई अगर MTP डिफेक्ट, वैसे तो अकेला एक ऐसा ही नाम है तो याद हो जाता है, नहीं तो यानी एब्सेंस ऑफ बेटा क्यों हो गया, क्योंकि MTP करा ली, ठीक। अब ये कुछ मेटल्स हैं, ध्यान रखना है कि कौन सा मेटल कौन सी रिएक्शन को वो कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है। मैं जो PYQ है ना उनको हाईलाइट भी कर देता हूँ इसके साथ साथ में। जिंक जो है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को कैटलाइज कर रहा है, ALA डिहाइड्रेटेस को कर रहा है, साइटोसोलिक SOD को कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को कर रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है उसमें याद रखना आपको कैंप, वैसे ये याद रहने वाली नहीं है, मैंने इसे वैसे ही लिख लिया था क्योंकि कनेक्शन नहीं ना इसको भी, वहाँ पे याद आएगा ही नहीं, बट ठीक है। काइनेज, इनोलेज, म्यूटेज और फॉस्फेटेज। मैग्नीज जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल एसओडी को कर रहा है, काइनेज और फॉस्फेटेज को वो कैटलाइज कर रहा है। मॉलिब्डेनम का 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इसको कैटलाइज करता है मॉलिब्डेनम। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, यानी किसी को मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी है जिसको जो कि ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को कैटालाइज कर रहा था, तो उसमें हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। कॉपर, टायरोसिनेज, कॉपर एक तो मेलानिन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा टायरोसिनेज से, दूसरा
ये कॉम्प्लेक्स फॉर ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट चेन में कैटालाइजेशन करता है लाइजैल ऑक्सीडेज। लाइजैल ऑक्सीडेज को सुना सुना नाम लग रहा है क्या? लाइजैल हाइड्रोक्सिलेज जो था ना वो विटामिन सी वाला था, उससे इसको कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। अब इसको कनेक्शन वाइज बता रहा हूँ मैं एक चीज़। कॉपर मेलानिन प्रोडक्शन, मेलानिन डार्क कलर होता है, कॉपर डार्क कलर होता है, ठीक है, ये हो गया। कॉम्प्लेक्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो था वो कौन सा था? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, है ना। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और लाइसैल ऑक्सीडेज, ये दोनों ऐसे साथ साथ में ऐसे ध्यान रखना है अपन को। और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको पूरा स्कर्वी जैसा एक्सरे देगा और बोलेगा कि कौन से इसमें मेटल की डेफिशिएंसी है ना, कि भाई डीपिगमेंटेशन है, न्यूट्रोपिनिया है, मेटल की कौन सी डेफिशिएंसी होगी, वो होगा कॉपर। इसको मेनिकेज डिजीज़ के साथ भी लिंक करके दे सकता है, जो कि एक ATP7A जीन डिफेक्ट है। मेनिकेज डिजीज़ ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। विल्सन का भाई ATP7B, जो विल्सन में ATP7B का डिफेक्ट है, मैनिकी में ATP7A का डिफेक्ट है। तो स्कर्वी लाइक एक्सरे देगा, डिपिगमेंटेशन, न्यूट्रोपिनिया, ये सब चीज़ होगी, फिर अपन सोचेंगे कि यार इसको कौन सा डिफेक्ट है या कौन से इसमें मेटल की डेफिशिएंसी होगा कॉपर, ठीक है। तो डार्क कलर मेलेनिन का, कॉपर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो गया है ना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और लाइसैल ऑक्सीडेज। अब देखते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ये थोड़ा आउट ऑफ वैसा क्वेश्चन है कि आइनोसाइड वाला क्वेश्चन है, बट एक बार शायद नीट में आया हुआ है, ओल्ड क्वेश्चन है कि भाई कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कौन सा करेगा। भाई मीथोट्रेक्सेट कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है, मेलोनेट करता है, स्टेटिन, डिक्यूमेरॉल, इथेनॉल। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कौन करेगा? साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो तो अपन को पता है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड का तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है, ठीक है। फिर बाकी है फ्लोराइड, आयोडो एसीटेट, फ्लूरो एसीटेट। अनकॉम्पिटिटिव में है फिनाइल एलेनिन, जो इनिबिट करता है प्लेसेंटल एल्कलाइन फॉस्फेटेज को, ओके। अब नाइसिन के लिए एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि नाइसिन क्या करता है कि एडिपोज टिश्यू में ना ट्राइग्लिसराइड को लॉक कर देता है। अब किसी को अगर सोचो हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया है, तो अपन नाइसिन को एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं कि वो जितना भी ट्राइग्लिसराइड है उसको एडिपोज टिश्यू में लॉक कर देगा, दैट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। नाइसिन GCPD डेफिशिएंसी प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम इन्फेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब देखिए म्यूकोपॉलिस पॉलीसेकेराइडोसिस में हर्लर और हंटर पहले देख लो। हंटर में टी आ रहा है तो ये आइडोरोनेट, ठीक है, आइडोरोनेट। हंटर में टी आ रहा है तो आइडोरोनेट डेफिशिएंसी हो गया, हर्लर में टी नहीं आ रहा तो ये आइडोरोनिडेज डेफिशिएंसी हो गया। अब हंटर को शिकार करना है, हंटर को हंटिंग करनी है, तो उसकी आंखें साफ होनी चाहिए, विज़न क्लियर होना चाहिए, चाहे उसका IQ कम हो। तो लो IQ विथ क्लियर विज़न, एक्सेलर। और हर्लर में जो है वो विजुअल डिस्टर्बेंस भी होगा और मेंटल रिटार्डेशन भी होगा। फिर आता है शीज डिजीज़, ये पार्शियल डेफिशिएंसी है एल आइडियोरोनिडेज की, इसमें हिर्सुडिज्म होगा और IQ नॉर्मल होगा। पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी अगर किसी में होती है तो पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी होगी तो ATP प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ATP प्रोडक्शन नहीं होगा तो सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा। ये पंप काम नहीं करेगा तो जो RBC की मेम्ब्रेन है कि भाई सोडियम बाहर जाता था, इसमें ट्रिक ये थी ना नोकिया कि भाई सोडियम आउट पोटेशियम इन, ठीक है। तो ना तो पोटेशियम इन आ पा रहा है ना सोडियम आउट जा पा रहा है, तो सोडियम जितना अंदर रहेगा उतना पानी रहेगा सेल के अंदर। भाई सोडियम जहाँ होता है पानी वहीं होता है, तो सेल स्वेल हो जाएगी, स्वेल होकर सेल फट जाएगी तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। बट कैरेक्टरिस्टिकली कि ये जो एनीमिया होगा पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी का, इस एनीमिया में हैंस बॉडीज देखने को नहीं मिलेगी। अब अमाइनो एसिड्स की बात करें तो एलिफेटिक अमाइनो एसिड को याद करने के अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि एलिफेटिक, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि एलिफेटिक साउंड्स लाइक एलिफेंट, ओके। अब एक कहावत है हिंदी में ना कि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं ना, तो क्या कि कुत्ते गाली देते हैं, ऐसे देखना कि भाई हाथी चल रहा है, लोग रोड पे गाली देते हैं, कुत्ते गाली देते हैं, तो हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कहावत है। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है, गाली, बस गाली को थोड़ा सा टंग ट्विस्ट करके बोलेंगे तो ग्वाली, ठीक है। यह सुनने में थोड़ा सा देखो अजीब, आपको ऐसा लग रहा है बोले यार क्या क्या बता रहा है, बट ना अगर आपको याद नहीं हुआ है ना तो इससे याद हो जाएगा 100%, ठीक है। तो एलिफेंटिक में ग्वाली, इसको 2 या 3 बार देख लोगे ना या खुद से लिख लोगे एक बार में तो याद जाएगी ग्वाली। तो जी से ग्लाइसिन, वी से वैलिन,
ए से एलिनिन, एल से लूसिन, फिर आइसोल्यूसिन। ठीक है, ग्लाइसिन, वैलिन, एलिनिन, लूसिन, आइसोल्यूसिन, हो गया वाली कंप्लीट। OH ग्रुप की बात करते हैं फिर नेक्स्ट। OH इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में इसमें वैसे मैंने कुछ खास टिक नहीं बनाई हुई, डायरेक्ट देख लेना। सेरिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन। ठीक है, सल्फर में सल्फर बाद कौन लेते हैं, बड़े अमीर लोग लेते हैं ना सल्फर बाद। तो सल्फर बाद CM से बड़ा आदमी कौन होगा सिटी में, तो C से सिस्टीन, M से मिथ्योनिन। सल्फर बाद कौन लेगा, C से सिस्टीन, M से मिथ्योनिन। एसिड में तो एसिड लिखा हुआ ही, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अमाइड में एस्पार्जिनेज और ग्लूटामाइन। बेसिक अमाइनो एसिड में क्या है कि भाई बेसिक लोग हैं, ठीक है, हमेशा उनका मतलब लाइफ जो होता है भाई बजट हिला हुआ होता है। ठीक है, तो कैसी याद हो रही है, बेसिक लोग हिले हुए होते हैं, बजट हिला हुआ होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है हिला। तो बेसिक में हिला, तो H से हिस्टिडिन, L से लाइसिन, A से आर्जिनिन। हिस्टिडिन, लाइसिन, आर्जिनिन। अब क्या होता है ना कि कई बार जैसे आर्जिनिन भी दे दिया उसने, एलिनिन भी दे दिया, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से थोड़ा याद हो जाएगा। जैसे मैंने भी क्वेश्चन एक बार पहले गलत कर दिया था, तो फिर मैंने देखा कि एलिफेटिक में AL है, एलिनिन में भी AL है, तो धीरे धीरे ऐसे अपनी परफॉर्मेंस आप ठीक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या है, जिमनेसिया एरोमेटिक एक्सरसाइजेस कराते हैं वो ना, तो उसमें आपको जब स्कूल में बचपन में गवर्नमेंट स्कूल या ऐसे स्कूलों में PT कराते थे, सीटी बजा बजा के। ठीक है, तो इसमें आपको जानना PTT बस। एरोमेटिक में PTT, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन। और इम्यूनिक फिर लास्ट है इम्यूनो एसिड, तो इसमें ध्यान रखना आपको IM प्रो, इम्यूनो एसिड में प्रोलिन। ठीक है, IM प्रोलिन। एलेनिन इज द मोस्ट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। और कीटोजेनिक डाइट की अब देखते हैं अपन। कीटोजेनिक जो है, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, तो लूसी लाई, भाई लड़कियों को कीटोजेनिक डाइट पसंद होती है ना, तो लूसी एक लड़की है, लूसी लाई कीटो डाइट, लूसी लाई कीटो डाइट। तो लूसिन और लाइसिन, कीटो डाइट, लूसी लाई कीटो डाइट, लूसिन और लाइसिन। सेमी एसेंशियल में आर्जिनिन है। कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक जो है, ठीक है, कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक में आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ये कुछ नहीं, कीटोजेनिक ग्लूकोजेनिक KG। मैंने इसको ऐसे ध्यान रखा है कि भाई कीटोजेनिक ग्लूकोजेनिक को याद करने की जरूरत है कि KGF, एक कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक से KGF हो गया, उसमें भाई फाइटिंग थी, पिटाई थी। तो P से फिनाइल एलेनिन, T से टायरोसिन, फिर दूसरे T से ट्रिप्टोफेन, और I से आइसोल्यूसिन। ठीक है, या इसको आप और शॉर्ट करना चाहो ना, तो थोड़ा बेबी वर्ड यूज़ कर सकते भाई KGF। जो किंडर गार्डन होता है, सॉरी, किंडर गार्डन में पिट्टी होती है बच्चों की, ठीक है, किंडर गार्डन में बच्चों की पिट्टी होती है, तो कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड कौन सा है, पिट्टी वाला। P से फिनाइल एलेनिन, आइसोल्यूसिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन। असेंशियल अमाइनो एसिड PBT, टिमोल, स्टैंडर्ड निमोनिक है, तो इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं। फिनाइल एलेनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडिन, लूसिन और लाइसिन। 21st अमाइनो एसिड जो है वो है सीरिन, 22nd वाला है लाइसिन। जो सीरिन है वो कोडेड होता है बाई UGA, और जो लाइसिन है वो UAG से कोड होता है। रिएक्शन जो दोनों में होती है कि भाई साइटोसोल में भी हो रही है ना, साइटोप्लाज्म में भी हो रही है और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, दोनों जगह जो रिएक्शंस होती है वो कौन सी रिएक्शन है, PUBG, पिरामिडिन सिंथेसिस, यूरिया साइकिल, ब्लड का हीम सिंथेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। PUBG है पिरामिडिन सिंथेसिस, यूरिया साइकिल, ब्लड यानी हीम सिंथेसिस, और G से ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये कुछ डिफेक्ट है और वो कौन से डिसऑर्डर करते हैं, थोड़ा लेस आस्किंग टॉपिक है ये। ओके, तो आप चाहो तो इसको जो क्वेश्चन आ रखे उस हिसाब से देख सकते हो, वरना पर ये पार्ट तो इसमें देख ही लेना। ठीक है, देखते हैं। CPS1 इज़ ए रेट लिमिटिंग एंजाइम, वो हाइपर अमोनीमिया टाइप 1 डिसऑर्डर करता है, इसका डिफेक्ट होता है। तो OTC का डिफेक्ट होता है तो हाइपर अमोनीमिया टाइप 2 हो जाता है। आर्जिनेस सिंथेसिस, ठीक है, A सिंथेस का डिफेक्ट होता है तो सिट्रोलिनिमिया टाइप 1 होता है। और सिट्रीन ट्रांसपोर्टर का डिफेक्ट होता है तो सिट्रोलिनिमिया टाइप 2 हो जाता है।
एस लाइएस का डिफेक्ट है तो आर्जिनोसक्सिनिक एसिडूरिया हो जाता है और ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर में ट्रिपल एस सिंड्रोम है। देखो हाइपर अमोनीमिया टाइप 2, हाइपर अमोनीमिया टाइप 2 में OTC का डिफेक्ट है, ये मोस्ट कॉमन यूरासाइकल डिसऑर्डर होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसमें ओरोटिक एसिडूरिया होता है बस। और डिफेक्ट देख लेना OTC डिफेक्ट। ट्रिपल ए सिंड्रोम पूछा हुआ है, ट्रिपल ए सिंड्रोम में क्या है, H फॉर हाइपर अमोनीमिया, ये तो मतलब ये तो इसमें तो मतलब कॉमन सेंस है कि बेटी का हाइपर अमोनीमिया होगा। अब नेक्स्ट है हाइपर ऑर्निथिनीमिया और होमोसिक्टुलिनीमिया। ठीक है, अगर आपको ऑर्निथिन याद हो जाता है ना तो आप ये भी याद कर पाओगे कि भाई ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर का डिफेक्ट है इसमें। तो ट्रिपल ए सिंड्रोम में ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर का डिफेक्ट है तो हाइपर ऑर्निथिनीमिया हो गया। हाइपर अमोनीमिया तो कॉमन सेंस में अपने को पता हो गया, याद करने वाला इसमें फिर बच जाता है बस कि हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, ट्रिपल ए सिंड्रोम। आर्जिनीमिया क्या है फिर, आर्जिनीमिया में स्पास्टिक डायप्लीजिया होता है, सिजलिंग होता है, लोअर लिम्ब होती है, और नेक्स्ट आता है आर्जिनोसक्सिनिक एसिडूरिया। इसमें ब्रिटल हेयर होता है, थिक हेयर होगा पर ब्रिटल हेयर होगा, टूटा हुआ हेयर का फोटो, शाफ्ट का फोटो, टूटा हुआ हेयर शाफ्ट का फोटो देगा आपको एग्जाम में। इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं अपन, वो है ट्राइकोरेक्सिस नोडुसा। अब जितने भी यूरोसाइकल डिसऑर्डर है उसमें क्या दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, एन्सेफलोपैथी, टैकिपनिया के सिम्टम दे देगा, हाइपर अमोनीमिया दे देगा। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस गोल्ड स्टैंडर्ड कोई भी यूरिया साइकिल डिसऑर्डर हो उसमें इन टैंडम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगी। ट्रीटमेंट है सप्लीमेंट करो, आप आर्जिन का सप्लीमेंटेशन करो। ठीक है, अब यहाँ तक तो पूछने वाली बात यही थी कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड इज टैंडम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आर्जिनिन, आर्जिनिन तो देना ही है ना, डेफिशिएंसी और या तो डेफिशिएंसी या रिसेप्टर का डिफेक्ट कहीं ना कहीं दिक्कत है, आर्जिनिन तो देना ही है, ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा टेंडन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। दूसरा एसाइलेशन थेरेपी, तो पहला तो है फिनाइल ब्यूटाइरेट और दूसरा है सोडियम बेंजोएट। ओके, फिनाइल ब्यूटाइरेट, ये 1 मोल फिनाइल ब्यूटाइरेट 2 अमीनो के मॉलिक्यूल को खा जाता है। ठीक है, और सोडियम बेंजोएट 1 मोल सोडियम बेंजोएट 1 अमीनो के मॉलिक्यूल को खा जाता है। बस इतना ही पूछेगा, दोनों में से एक नाम दे देगा, आपको टिक करके आना, ये भी नहीं पूछेगा कौन कितने मॉलिक्यूल खाता है, बट बेटर अगर बोले तो फिनाइल ब्यूटाइरेट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये अमोनिया को खा तो रहे, ठीक है, बट आप ना इसको कभी भी कोई एंसेफ्लोपैथी वगैरह, जैसे मान लो सिरोसिस है, ठीक है, हिपेटोरेनल सिंड्रोम वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें, तो इनमें इनमें अमोनिया बढ़ा हुआ है, इन सब कंडीशंस में आप इसको आंसर नहीं लगा सकते। सिर्फ यूरिया साइकिल डिसऑर्डर होता है ना तभी ये यूज़ में ले सकते हैं अपन, है ना। ये चीज़ छोड़ देना, ये आयनोसेट वाला है। और क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन डिराइव्ड फ्रॉम द आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड मिथ्योनिन। ठीक है, क्रिएटिनिन भाई किस किस चीज़ से डिराइव हुआ है क्रिएटिनिन, है ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड मिथ्योनिन। अब इसमें आप अगर देखना चाहो कोई ट्रिक, कि भाई क्रिएटिनिन आप कोई गेम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, जिम कर रहे हो, मसल टूट गया अभी तो क्रिएटिनिन इंक्रीज़ हो रहा है ना, ये सब चीज़ हो रही है, तो इसमें आप ध्यान रखो, बस गेम खेल रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी वाला गेम है ना, PUBG नहीं, ठीक है, तो गेम खेल रहे हो तो उसमें क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो जी से ग्लाइसिन हो गया, ए से आपका आर्जिनिन हो गया, और एम से मिथ्योनिन हो गया। ओके, तो क्रिएटिनिन गेम। अब एक था, एक कन्फ्यूज़न रहता था कि भाई एक बोलते हैं ना SGOT, SGPT और AST-LT, कौन सा वाला है ना, तो टोस्ट इन OT, टोस्ट इन OT से आपको ध्यान रखना है कि टोस्ट में जो AST मीन्स OT, SGOT बस। अब देखो एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, जो कार्निटिन डेफिशिएंसी, फीचर क्या रहेंगे कार्निटिन डेफिशिएंसी में, कि चाइल्ड होगा जिसको फैटिग है, मसल वीकनेस है ऑन एक्सरसाइज, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन डेफिशिएंसी है, और फैट वैक्यूल है मसल बायोप्सी में, फैट वैक्यूल मसल बायोप्सी में मिल रहा है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डेफिशिएंसी है, इट इज़ अ डिफेक्ट इन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जिसमें हाइपोकाइनेटिक, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपर अमीनिया मिलेगा, ये तीनों चीज़ें देगा आपको। तो ये होता है ड्यू टू कार्निटिन डेफिशिएंसी, और कार्निटिन दे देंगे तो ठीक हो जाएगा बस। ठीक है, फैट वैक्यूल मिल रहा है मसल बायोप्सी पे, लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का डिफेक्ट है, कार्निटिन देना है बस।
अब देखिए टायरोसिन कैटाबॉलिक पाथवे के थ्रू ये कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक फंक्शन करेगा। एनाबॉलिक के थ्रू ये मेलेनिन, कैटाकोलामाइन और थायराइड हार्मोन बनाएगा। अब देखते हैं क्लासिकल फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। क्लासिकल फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। हाइपोपिगमेंटेशन है ठीक है, हाइपोपिगमेंटेशन है, एजिटेशन है, मेंटल रिटार्डेशन है, इंटेक्टेबल वॉमिटिंग है। थायराइड हार्मोन कम होंगे, मेलेनिन कम होगा, इस वजह से हाइपोपिगमेंटेशन हो गया, थायराइड हार्मोन कम होंगे, कैटाबोलाइन्स कम की वजह से बीपी कम होगा और मेंटल रिटार्डेशन है इसमें गैस्ट्रिक चीज, माउजी मस्टी बार्नी ऑर्डर ऑफ द यूरिन होगा इसमें। एक आपको फिर देखना है कि ग्यूट्रेस टेस्ट बोल रहे, FeCl3 टेस्ट बोल रहे या ब्लड फिनाइल एलिनिन टेस्ट बोल रहे, ये सब इसमें पॉजिटिव होंगे। फिनाइल एलिनिन का रेस्ट्रिक्शन करना है आपको डाइट में, क्योंकि वो आगे इसकी डेफिशिएंसी होगी ना एंजाइम की, उसको मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। अब अगर सिम्टम आपने फिनाइल एलिनिन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सिम्टम फिर भी इसके रिजॉल्व नहीं हो रहे, बंदे की कंडीशन वही की वही है बेकार, डेट मीन्स उसको नॉन क्लासिकल फिनाइल कीटोन्यूरिया है, जिसमें डेफिशिएंसी होती है टेट्रा हाइड्रो बायोप्ट्रिन सिंथेज डेफिशिएंसी। ठीक है, BH4 शॉर्ट में बोला तो टेट्रा हाइड्रो बायोप्ट्रिन सिंथेज डेफिशिएंसी होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया के। वैसे क्लासिकल नॉन क्लासिकल तो आपने देख लिया ना, वैसे इसके 4 कोजेज होते हैं ना, कि भाई फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज क्लासिकल वाला, डाईहाइड्रोबायोप्ट्रिन बायोप्ट्रिन डेफिशिएंसी और GTP साइक्लोहाइड्रोलेज डेफिशिएंसी। अब देखो एल्केप्टोन यूरिया होमोजेंटिसिक ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी है, इसमें क्या होगा अब देखो, देखो सब रट के नहीं चल सकते, वर्ड टू वर्ड चलना पड़ेगा इसमें कि भाई होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी है, इसकी डेफिशिएंसी है तो होमोजेंटिसिक एसिड इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। और डेफिशिएंसी किसकी होगी, मेलाइल एसिटो एसीटेट की। क्या होता था कि भाई ये एंजाइम जो है वो होमोजेंटिसिक एसिड को कन्वर्ट करके मेलाइल एसिटो एसीटेट में कन्वर्ट कर रहा था। अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो होमोजेंटिसिक एसिड को एक्यूमुलेट हो गया और मेलाइल एसिटो एसीटेट डेफिशिएंट हो गया, है ना। और गैरोस टेट्राड क्या है, इसमें आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया फिनाइल के सॉरी एल्केप्टोन यूरिया पड़ेगा बना ना, तो एल्केप्टोन यूरिया है ना, सबसे इजी तो यही है सबसे पहला तो ना, फिर एल्केप्टोन यूरिया हो गया, उसके साथ में एल्बिनिज्म हो गया, फिर सिस्टीन यूरिया और पेंटोज यूरिया। गैरोस टेट्राड में क्या, सिस्टीन यूरिया, पेंटोज यूरिया, एल्केप्टोन यूरिया, सिस्टीन यूरिया, पेंटोज यूरिया, एल्केप्टोन यूरिया विद एल्बिनिज्म, बस। एल्केप्टोन ब्लैक बॉडीज इसमें आपको IV डिस्क में मिल जाएगी, स्किन यूरिन टर्न ब्लैक ऑन स्टैंडिंग, बैक पेन होगा, FeCl3 AgNO3 टेस्ट, एल्कलाइज यूरिन टेस्ट, वैनिटी टेस्ट पॉजिटिव होगा, ये सब चीज़ें ठीक। नाइट्रिसनॉन इनिबिट करेगा PHP हाइड्रोक्सिलेज को। अब एल्बिनिज्म है टायरोसिनेज की डेफिशिएंसी है, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज मेलेनिन होगा, सिर्फ और सिर्फ हाइपोपिगमेंटेशन की फीचर्स होंगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं देगा। अगर हाइपोपिगमेंटेशन के साथ में आपको थायराइड हार्मोन कम है, माउजी मस्टी ऑर्डर है, तो ये सब चीज़ आपको क्लासिकल फिनाइल कीटोन्यूरिया की तरफ आपको वो डायरेक्ट करेगी। बट सिर्फ टायरोसिनेज डेफिशिएंसी में एल्बिनिज्म मिलेगा, मेलेनिन ओनली डिक्रीज। टायरोसिनीमिया 3 तरीके का होता है, मैंने यहाँ 2 तरीके का लिखा ना, मैं एक थर्ड भी बताऊँगा अभी। टायरोसिनीमिया टाइप 1 इज़ हेपेटोरेनल सिंड्रोम, इसमें फ्यूमेराइल एसिटो एसीटेट हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। टायरोसिनीमिया टाइप 2 इज़ ऑक्यूलोक्यूटेनस सिंड्रोम, इसमें डेफिशिएंसी होती है टायरोसिन ट्रांस अमीनेज की। पहले तो आपको ये एंजाइम के नाम ही याद रखना मेजरली पड़ेगा कि पहला जो टायरोसिनीमिया टाइप 1 है वो हेपेटोरेनल सिंड्रोम है, फ्यूमेराइल एसिटो एसीटेट डेफिशिएंसी है, ओके। जो टाइप 2 है वो ऑक्यूलोक्यूटेनस सिंड्रोम है, इसमें टायरोसिन ट्रांसअमीनेज की डेफिशिएंसी है। इसमें कॉर्नियल ऑक्यूलोक्यूटेनस है ना, तो कॉर्नियल अल्सर हो गया, क्यूटेनस में स्किन नॉन प्यूरेटिक हाइपर केरेटोटिक प्लैग हो गए पामर सेल्स पे, तो आई और स्किन की मैनिफेस्टेशन आ गई। टाइप 3 होता है ये नियोनेटल टायरोसिनीमिया होता है, टाइप 3 होता है, इसके अंदर आपको 4 हाइड्रोक्सी, मैं लिख नहीं रहा सुन लेना, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डाई ऑक्सीजेज की डेफिशिएंसी मिलेगी। मतलब बहुत बड़ा सारा नाम दे देना तो बच्चे वाले में डेफिशिएंट है, टायरोसिनीमिया टाइप 3 नियोनेटल में। एक जो टाइप 2 का एक और नाम भी होता है रिचनर हैनहॉट सिंड्रोम, ठीक है। अब देखो ट्रिप्टोफैन, इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है QPRTS, क्विनोलिनेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये इसमें क्या होगा, ट्रिप्टोफैन में नाइसिन डिक्रीज होगा तो पेलेग्रा लाइक फीचर आएंगे,
और ट्रिप्टोफैन क्या करता था, सेरोटोनिन बनाता था, 5-HIA बनाता था, मेलेटोनिन बनाता था, ये सब चीज़ में बिगड़ जाएगी, है ना, अगर ये डिफेक्ट होता है तो। तब जिंक डिफिशियंसी की वजह से डिलेड सेक्सुअल मैच्योरेशन, हाइपोगोनेडिज्म, पुअर फिजिकल ग्रोथ, एक्रोडर्मेटाइटिस, एंट्रोपैथी का हो जाता है, और ये चैपरोन असिस्टेड प्रोटीन फोल्डिंग भी कराता है। जिंक के बारे में आज तक अपन जो जानते थे ना, ठीक है, आप जानते होंगे तो वही पहले से अच्छी बात है ये सब चीज़, बट मैं मेजरली जो जिंक के बारे में जानता था वो उसकी डेफिशिएंसी से एक्रोडर्मेटाइटिस, एंट्रोपैथी का होता था। बट नई चीज़ें ये हैं कि भाई चैपरोन असिस्टेड प्रोटीन फोल्डिंग कराता है, पुअर फिजिकल ग्रोथ हो जाएगी इसकी डेफिशिएंसी से, डिलेड सेक्सुअल मैच्योरेशन और हाइपोगोनेडिज्म हो जाएगा। कार्सिनोइड सिंड्रोम में क्या है, सेरोटोनिन बढ़ा हुआ है, नायसिन B6 कम हो गया, क्लिनिकल फीचर पेलेग्रा लाइक फीचर्स होते हैं। पेलेग्रा लाइक फीचर आपको कार्सिनोइड सिंड्रोम में मिलेंगे और हार्ट नर्व डिजीज में भी मिलते हैं पेलेग्रा लाइक फीचर्स। यहाँ पर SLC 6A19 म्यूटेशन होता है हार्ट नर्व डिजीज़ में, SLC 6A19 म्यूटेशन होता है, डिफेक्ट ऑफ ट्रिप्टोफैन ट्रांसपोर्टर, डिक्रीज सेरोटोनिन, डिक्रीज नायसिन, क्लिनिकल फीचर मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होगा बंदा, एटेक्सिया वाइड बेस्ड गेट होता है, और जो यूरिन होता है, जो मतलब यूरिन में एक्सीट हो रहा है ना ट्रिप्टोफैन, तो उस तरह से जो बेबी का डायपर होगा ना, वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा बेबी के डायपर का। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्यूटेनस फोटोसेंसिटिविटी होगी, ओबरमेयर टेस्ट इसमें पॉजिटिव होता है, लिपिड सोल्यूबल ईस्टर देना है आपको ट्रिप्टोफैन के। फिर आता है MSUD, ठीक है, मैपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर या डिजीज़ में क्या होता है, इसमें ब्रांच चेन कीटो डिहाइड्रोजन BCKD की डिफेक्ट होती है, बच्चे में फीडिंग डिफिकल्टी, कोमा, कन्वर्जन होंगे, बच्चा जो है बॉक्सिंग और किकिंग मूवमेंट करेगा, और बर्न शुगर ऑर्डर ऑफ द यूरिन होता है। लैब में देखोगे आप तो BC ब्रांच चेन अमाइनो एसिड BCAA बहुत बढ़ा हुआ है, ब्रांच चेन कीटो अमाइनो एसिड BCK बढ़ा हुआ है, ब्लड में यूरिन में बढ़ा हुआ है, रोथरा टेस्ट पॉजिटिव है, डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट पॉजिटिव है। देखो ये थोड़े से याद नहीं भी करो ना इन टाइप के नामों को, ठीक है, देख लो, नज़र मार लो, अगर टफ पेपर बनाया ना बहुत तो आ जाएंगे, नहीं तो एम्स के हिसाब से नाम। हाँ, बाकी मैपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर में इतना बचेगा, BCKD डिफेक्ट है, बॉक्सिंग किकिंग मूवमेंट, बर्न शुगर ऑर्डर यूरिन पे डायग्नोस बन जाएगा आपका। BCAA को रेस्ट्रिक्ट कर दो इसके ट्रीटमेंट में आप बस, और थायमिन को सप्लीमेंट करोगे। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड कौन से हैं, लूसिन, आइसोलूसिन, वैलिन, या सीक्वेंस देखें अगर मतलब इजीली ऐसे आ जाएगा, वैलिन लूसिन आइसोलूसिन, वैलिन लूसिन आइसोलूसिन, वैलिन लूसिन आइसोलूसिन, BCAA में मतलब ये BCAA होते हैं, इनको आपको रेस्ट्रिक्ट करना है MSUD में। टायरोसिन सिस्टीन और मेथियोनिन बनाता है, यहाँ पर आपको B6 B9 B12 डेफिशिएंसी में होमोसिस्टीन बढ़ जाता है और थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है, B6 B9 B12 डेफिशिएंसी में होमोसिस्टीन में बढ़ जाता है, टायरोसिन सिस्टीन मेथियोनिन बनाता है। अब देखिए क्लासिक होमोसिस्टीनुरिया, ये मार्फन सिंड्रोम को रिजेंबल करेगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, टॉल थिन एक्सट्रीमिटी होगी, एक्टोपिक लेंटाइस होगा, इंफीरियर नेचर लेंस डिस्लोकेशन होगा, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ होती है, कॉर्निक आर्टरी डिजीज़, मसल हाइपोटोनिया होगा, लॉन्ग फिंगर, हाई आर्च पैलेट, पैक्टस एक्टिवम, पैक्टस कैनिटम, पेस कैवम, जेनुवेरम, जेनुवेलगम, ठीक है, चेस्ट की डिफॉर्मिटीज़ है पैक्टस वाली सारी, है ना, पिजन लाइक चेस्ट और वो सब चीज़ होती थी। और साइनाइड नाइट्रोक्लोसाइड टेस्ट इसमें पॉजिटिव होगा, डेफिशिएंसी किसकी है, सिस्टरथाइन बीटा सिंथेस की डेफिशिएंसी है। क्लासिकल होमोसिस्टीनुरिया में सिस्टरथाइन बीटा सिंथेस की डेफिशिएंसी है। यहाँ पर आप क्लासिकल में क्या देखते हो कि सिस्टीन फॉर्मेशन में डिफेक्ट है, तो C4 क्लासिकल, C4 सिस्टीन इसमें कम होता है, तो उसको दे दो आप ट्रीटमेंट में B6 B9 B12 के साथ, तो सिस्टीन इसमें कम है और होमोसिस्टीन इसमें बढ़ा हुआ है। एक बार याद रखना इस लाइन को कि भाई क्लासिक में सिस्टीन डिक्रीज है, होमोसिस्टीन इंक्रीज है, मीथियोनिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। नॉन क्लासिकल में यहाँ पर, अब नॉन क्लासिकल बोल रहा है मतलब सिस्टीन का तो डिफेक्ट नहीं होगा ना उसमें, है ना, यहाँ पर मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज डेफिशिएंसी है, B12 फॉर्मेशन डिफेक्टिव होता है। और अब यहाँ पर आपको होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ था, होमोसिस्टीन तो बढ़ा हुआ यहाँ पर भी है, बट वहाँ मीथियोनिन नॉर्मल होता है क्लासिकल में, और यहाँ मीथियोनिन डिक्रीज होता है और सिस्टीन नॉर्मल होता है। सिंपली अगर मैं एक चीज़ कहूँ, क्लासिकल में सिस्टीन डिक्रीज होता है तो सिस्टीन देना ट्रीटमेंट में, नॉन क्लासिकल में मीथियोनिन डिक्रीज होता है तो ट्रीटमेंट में मीथियोनिन देना है। डिफेक्ट जो है क्लासिकल में सिस्टरथाइन बीटा सिंथेस का डिफेक्ट है, नॉन क्लासिकल में मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का डिफिशियंसी है। विटामिन B12 डिपेंडेंट एंजाइम कौन से है, मिथाइल मेनोलाइन कोएंजाइम है और
मेथियोनिन सिंथेस, वैंडरबर्ग रिएक्शन जो है यूज्ड टू डिटरमाइन सीरम बिलिरुबिन, ऑस्ट्रेटी जॉन्डिस में एक डायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट होता है। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये कॉमन एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनेओजेनेसिस दोनों में रिप्लेस कर, अगर एक नई चीज़ कि भाई अगर अपन एलिनिन को रिप्लेस कर दे ट्रिप्टोफैन से तो यूवी एब्जॉर्बेंस जो है वो बढ़ जाती है। ट्रिप्टोफैन मैक्सिमम यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है एक्चुअली, ठीक है, पी वाई क्यू है। लाइसाइल जो है अगर ये ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो मैनिकेज डिजीज़ होगा। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था ना, कॉपर वाला, वही तो है, ठीक है। और हाइड्रोलेज डेफिशिएंसी तो विटामिन सी का प्रॉब्लम, एलेडेनर सिंड्रोम, विटामिन सी यानी कोलेजन डिफेक्ट ना, तो एलेडेनर सिंड्रोम हो गया। डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस अकर इन ऑल ऑर्गन्स, ठीक है, अकर इन ऑल ऑर्गन्स एक्सेप्ट आरबीसी, ब्रेन एंड डब्ल्यूबीसी। रेट लिमिटिंग एंजाइम इसका पीआरपीपी, ग्लूटामाइल अमाइनो ट्रांसफरेज। लीशनियर सिंड्रोम में डिफेक्ट है, एचजीपीआरटीएस डिफेक्ट होता है, प्यूरिन कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, यूरिन में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। प्यूरिन कैटाबॉलिज्म बढ़ गया तो यूरिक एसिड उसका मेटाबोलाइट है वो बढ़ जाएगा। क्लिनिकल फीचर सेल्फ म्यूटिलेशन, हाइपर यूरिसीमिया होगा। एलोप्रिनोल देंगे इसमें ताकि यूरिक एसिड को अपन बॉडी से निकाल पाए। हाई फ्लूइड इंटेक देना है। वैसे ही कैली सिगमिलर सिंड्रोम भी होता है, लीशनिहार का छोटा भाई है ये। इसमें पार्शियल डिफेक्ट है एनजीबीआरटीएस का, तो इसमें क्या है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है बट इतना हाई नहीं है, तो इसमें क्या यूरिक एसिड माइल्डली हाई, जो माइल्ड मॉडरेट हाईली होगा वो क्या करेगा, सिम्टम इसमें गाउट के सिम्टम करेगा। एक्यूट इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन, फर्स्ट एमटीपी जॉइंट इन्वॉल्व होगा, हाइपर यूरिसीमिया होगा, यूरिक एसिड की वजह से नेफ्रोडिथेसिस हो जाएगा, किडनी स्टोन्स बन गए और टोफाई होंगे, मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे टोफाई। डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म एडीए, ठीक है, जो एडिनोसिन डीएमिनेज जो है इसकी डिफेक्ट होता है एससीआईडी में, ये टी और बी सेल का डिफेक्ट है। प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड है, राइबोसाइड ट्रांसफरेज इम्यूनोडेफिशिएंसी अफेक्ट करती है टी सेल को, जेंथिन ऑक्सीडेज जेंथिन यूरिया करता है, जो मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी की वजह से होता था ये। मॉलिब्डेनम अभी बताया था ना मैंने कि मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी, मॉलिब्डेनम किसको कैटलाइज करता है, जेंथिन ऑक्सीडेज होता है, उसकी डेफिशिएंसी होगी तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा और जेंथिन यूरिया हो जाएगा ना, बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा ना। अब हेरिडिटी ऑरोटिक एसिडूरिया डिफेक्ट, देर इज इन हेरिडिटी ऑरोटिक एसिडूरिया देर इज डिफेक्ट इन दी डी नोवो सिंथेसिस ऑफ द पिरामिडिन, ठीक है। तो ये जो डिफेक्ट है इसी वजह से क्या होगा, मैक्रोसाइटिक मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होगा, आईक्यू लो होगा। और मेन इसमें डायग्नोसिस कैसे बनाओगे आप कि एनीमिया, एनीमिया तो ठीक है चलो समझ में नहीं आएगा, बट डायग्नोसिस है कि ये जो है आप V9 B12 आयरन ये सब चीज़ दोगे ना उसको रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। हेरिडिटी ऑरोटिक एसिडूरिया वाला जो पेशेंट है वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा किसी चीज़ को। फिर नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। 1 में आपको क्या रखना है कि भाई ये रिमूव करता है प्राइमर को और गैप फिलिंग करता है। सिंपल में डिस्टिंग्विशिंग फीचर बता रहा हूँ मैं ओनली ना, ये रिमूव करता है प्राइमर को, गैप फिलिंग करता है। 2 वाला डीएनए रिपेयर करेगा और सिर्फ प्रूफ रीडिंग करता है। 3 वाला ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो लीडिंग स्ट्रैंड में है उनको सिंथेसाइज करता है और उनको जोड़ता है। जीरोडोना पिगमेंटोसा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर डिफेक्ट है। MUTYH पोलिपोसिस ये बेस एक्सीजन रिपेयर डिफेक्ट है। नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग SCID, मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट HNPCC, होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट डिफेक्ट एटेंशिया, ब्लूम सिंड्रोम, ब्रेस्ट कैंसर और वंडर सिंड्रोम। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन डिफेक्ट एटेंशिया, ब्लूम सिंड्रोम, ब्रेस्ट कैंसर, वंडर सिंड्रोम। अगर किसी को नियासिन की टॉक्सिसिटी है ना, तो नियासिन टॉक्सिसिटी में क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड फ्लशिंग होगी, गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा, हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा बंदे को, और ग्लूकोज इंटॉलरेंस रहेगी, और सिस्टोइड मैक्युलर एडेमा हो जाएगा नियासिन टॉक्सिसिटी में। परमानेंट हेपेटाइटिस भी होगा। ये मेन चीज़ हो गई। जिंक जो है स्टेबलाइज करता है इंसुलिन को, और क्रोमियम पोटेंशिएट करता है इंसुलिन के एक्शन को। ये छोटे छोटे पीवाई की वजह है ना। ओरल निकोटिनामाइड कैन इम्प्रूव पेलेग्रा लाइक सिम्टम, बिल्कुल डायरेक्ट आप दे रहे हो। मोस्ट कॉमन एंड पॉइंट ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस इज पाल्मिटिक एसिड। अमोनिया इन द ब्रेन इज डिटॉक्सिफाइड, ब्रेन का जो अमोनिया है वो डिटॉक्सिफाइड हो जाता है टू फॉर्म ग्लूटामिन, ग्लूटामिन, ठीक है। अब देखो ये सिस्टीन यूरिया, इसमें एक्सक्रीशन कौन कौन से अमीनो एसिड का होता है, कोला, ठीक है। सी से सिस्टीन यूरिया, कोला में अपने अमीनो एसिड तो नहीं है, बट जैसे ऑर्निथिन हो गया, बाकी लाइसिन और
आर्जिनिन अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, ऑर्निथिन, लाइसिन, आर्जिनिन। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जिनमें कौन से यूरिन का ऑर्डर आता है, मेन बता देता हूँ। हॉकिंसन यूरिया में तो स्विमिंग पूल ऑर्डर आएगा। मैपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर, मैपल सिरप बर्न शुगर आएगा, ठीक है। मैप और मल्टीपल कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी में टॉमकेट आएगा। हाइपर मीथ्योनीमिया में बॉइल्ड कैबेज आएगा। और टायरोसिनेमिया में भी बॉइल्ड कैबेज रेंसिल, बट टायरोसिनेमिया टाइप 1 स्पेशली, ठीक है, टाइप 1 पूछा हुआ है अलग से ना क्वेश्चन में, टाइप 1 टायरोसिनेमिया में बॉइल्ड कैबेज यूरिन आ रहा है। फिनाइलब्यूटिन में माउजी मस्टी ऑर्डर आ रहा है। और ट्राइमिथाइल अमीन यूरिया में इसमें आपको फिश ऑर्डर यूरिन आएगा, अवॉइड करना है कोलिन। बस इतना जानना कि क्योंकि किसी को फिश ऑर्डर यूरिन है तो उसको ट्राइमिथाइल अमीन यूरिया है, और इस पर्सन में अपन को कोलिन लेने से बचना है, कोलिन हैज़ टू बी अवॉइडेड इन दिस पर्सन। और मल्टीपल कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी वाले में टॉमकेट यूरिन है, और इसमें आपको डेफिशिएंसी किसकी है, B7 की यूटिलाइजिंग की डेफिशिएंसी, तो बायोटिन डायरेक्ट दे दो। स्टार्ट कोडोन इज AUG, स्टॉप कोडोन इज UAA, UGA एंड UAG। विटामिन ए डेफिशिएंसी मोस्ट ऑफ प्रिवेंटेबल कॉज है ब्लाइंडनेस एंड रेडनेस सिम्टम, ग्रीन लाइट ब्लाइंडनेस होती है इसमें। विटामिन B3 टॉक्सिसिटी में क्या होगा, देखो विटामिन ए टॉक्सिसिटी है, मतलब विटामिन ए डेफिशिएंसी में ग्रीन लाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन B3 की टॉक्सिसिटी होगी, उसकी तो डेफिशिएंसी थी, इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है B3 की, तो मैक्युलर एडेमा और सिस्ट हो जाएंगे। अभी पहले भी यहाँ देखा ही था जस्ट ऊपर वाली लाइन में ना, मैक्युलर एडेमा और सिस्ट हो जाएंगे, फ्लशिंग, हाइपरयूरेसिमिया और लिवर फेलियर। B2 डेफिशिएंसी में रेड बीफी टंग, मैजेंटा टंग, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, किलोसिस, फिशनिंग इन द लिप्स, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन होगा, ठीक है, ठीक है। B2 डेफिशिएंसी में जीरोडोना पिगमेंटोसा को मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है, FMG स्टूडेंट हो अगर आप तो इसको आप स्किप कर सकते हो। जीरोडोना पिगमेंटोसा न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज डिपेंड डिफेक्ट है, इससे ज़्यादा आज तक कभी कुछ नहीं पूछा, बट पूछ ले तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, इसमें इनेबिलिटी हो जाती है टू रिपेयर द UV एक्सपोजर डैमेज। जो जैसे UV एक्सपोजर हुआ पिरामिडिन डायमर बन जाते हैं, उनको न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज डिफेक्ट जो सिस्टम था ना सही कर लेता था। अगर वो डिफेक्टिव है तो डायमर बने के बने रह जाते हैं। अब वो डायमर क्या करेंगे, डैमेज करेंगे DNA स्ट्रैंड को, तो हाइपर सेंसिटिविटी होती है एक तरीके से UV रेडिएशन को, मतलब UV रेडिएशन से बंदे को हाइपर सेंसिटिविटी है। सबसे पहले स्टेज 1 में क्या होगा, डिफ्यूज एरिथमा, स्केलिंग, फ्रैकल्स होंगे सन एक्सपोज एरिया में। फिर पॉइक्लोडर्मा हो गया, स्किन में एट्रोफी होगी, टेलेंजेक्टेसिस हो जाएगा विद दी हाइपर पिगमेंटेशन। और लास्ट में स्टेज 3 में क्यूटिनस मैलिग्नेंस हो जाएगी, जैसे स्क्वेमस सेल कैंसर, मैलिग्नेंट मेलानोमा, बेजल सेल कैंसर और फाइब्रोसार्कोमा, ठीक है। यहाँ पर अपने फोटोफोबिया, कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन देख सकते हो, आप न्यूरो वैस्कुलराइजेशन भी देख सकते हो, और जो ऑक्यूलर मैग्नेंसी उसका रिस्क बढ़ा हुआ होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट ब्लॉक करता है एसिटाइल कोलिन एस्टेज को इरिवर्सिबली। पेशेंट जो थायमिन डेफिशिएंट पेशेंट होते हैं उनमें लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, क्यों भाई, थायमिन डेफिशिएंसी है तो उस बंदे को लैक्टिक एसिडोसिस क्यों होता है, क्योंकि उसमें फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की भी डेफिशिएंसी होगी। क्रिस्पल कैसनाइन इज नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, ठीक है। एक मैं वर्बली 2-3 लाइन और मेरे नोट्स में से बताना चाहूँगा। अगर किसी में यूरिनरी लेवल ऑफ 3 मिथाइल हिस्टिडीन डिक्रीज्ड है तो उस बंदे में विल्सन डिजीज़ डायग्नोस होती है, कि भाई अगर 3 मिथाइल हिस्टिडीन लेवल कम है यूरिन में तो उसके अंदर विल्सन डिजीज़ का डायग्नोसिस होता है। एक्सिस अमोनिया डिप्लीट्स कर, मतलब किसी में अगर बहुत ज़्यादा एक्सिस अमोनिया है बॉडी में तो वो अल्फा कीटोग्लूटारेट लेवल्स को डिप्लीट कर देगा। टायरोसिन जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है अपने को पता है, बट अगर नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बनाना है ना तो अपन को मीथ्योनिन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, तो मीथ्योनिन इज एसेंशियल फॉर इट। फिर नेक्स्ट है कैरेटिन सल्फेट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दी कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। हाँ, एक चीज़ और है, जो कोएंजाइम एक वो होते हैं कि एंजाइम, जैसे विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, फिर 9 है और 12। तो विटामिन B1 का जो इसमें कोएंजाइम वाला होते हैं, डायरेक्ट पूछेगा कि किसका कौन सा है या किसमें क्या बढ़ा हुआ होता है ना। B1 में ट्रांसकीटोलेज आएगा, स्पेलिंग सही से लिखूँ, ट्रांस कीटोलेज। B2 में ग्लूटाथाइन रिडक्टेज,
B3 में, हाँ B3 तो नाइस में, B3 नहीं होता, B6 से फिर डायरेक्ट B3 में ट्रांस अमीनेस, फिर B9 और B12 इन दोनों में ना मिथाइल मेलानाइल MM11, ठीक है, दोनों में MM11 तो आपको बढ़ा हुआ मिलता है। B9 के लिए फिग्लू टेस्ट होता है एक, तो यहाँ पर B12 में आपको MM11 इंक्रीज मिलेंगे, बट जो B12 होता है ना उसमें आपको होमोसिस्टिन का लेवल ही बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसके साथ एक बार PYQ लगा लोगे आप तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड, नीट PG, FMG और UPSC के हिसाब से। थैंक यू।